बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कराची के सियासी बयाने में दो मामला सर फहरिस्त हैं, एमक्यूएम के धड़ों का इंजमाम और इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात। आखिर हकीकत क्या है? बहुत से सवालात हैं। बल्दियाती इंतखाबात एमक्यूएम क्यों ताखीर चाहती है? इसके साथ साथ एमक्यूएम के तमाम धड़ों के इत्तेहाद और इंजमाम के मामलात भी बहुत सारे सवालात हैं। क्या ये रास्ता बानी एमक्यूएम की वापसी के लिए खोला जा रहा है? इन तमाम धड़ों को किसने इकट्ठा किया, किसने इनको साथ बिठाया? ये तो आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। कौन है कि जो इनको सबको आपस में मिलाना चाहता है? क्या पीटीआई का रास्ता रोकने की कोई कोशिश है? मालूम करेंगे मुस्तफ़ा कमाल से। हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा, ये इत्तेहाद की कोशिश है आपकी, इंजमाम की कोशिश है, कोई इंतखाबी मामलात में साथ चलने का मामला है, ये आखिर हो क्या रहा है कराची के अंदर? क्योंकि कोई वाज़े तौर पर नहीं बताया जा रहा। मुलाकातें हो रही हैं, कभी आपसे मिल रहे हैं, कभी गवर्नर साहब आपके पास आ रहे हैं, कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, फिर आफाक अहमद साहब के पास भी गए। ये आनियाँ जानियाँ हैं। इसको अगर समराइज करें तो ये आखिर किस काम के लिए सब कुछ हो रहा है? देखिए, काम तो यह है कि अभी जो 7 सालों से और पिछले 15 सालों से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सिंध की सूबाई हुकूमत, उसने जो हाल कर दिया है इस शहर का और जो पूरे सिंध का और ख़ासतौर पर कराची का, वो किसी से ढका छुपा है नहीं कि पीने का पानी हमें मिल नहीं रहा, सीवरेज का निज़ाम ठीक है नहीं, 2.5 लाख नौकरियाँ दी, एक नौकरी शहर वालों को नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बंद करके जा रहे हैं जहां नौकरियां मिल जाती थी, और कोई पुरसान हाल नहीं। हर डिपार्टमेंट को उन्होंने जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से टेक ओवर कर रखा है। अब सिचुएशन ये कि वो आगे की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, वो शहर को पूरा एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और डेट को जो है वो जेरी मैंडरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने एक उसकी पहले से जो है वो रिगिंग एक तरह से कर दी है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन में उन्होंने हल्के ऐसे बना दिए हैं कि एक हल्का अगर 30,000 वोटों पर है तो अगला दूसरा हल्का जो है वो 80,000 और जो है वो 1,20,000 वोटों पर है। इस तरह की कहानी जो है और उसकी उनकी प्लानिंग सामने, उनकी मनसूबाबंदी नजर आ रही। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए यकीनन जो है वो हमारे अंदर भी ये सोच पैदा हुई कि भाई ये तो आगे मामला बहुत खराब होते चले जा रहे हैं और फिर अगर इसको नहीं एड्रेस किया गया तो जो है वो फिर नस्लों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी अरसे में गवर्नर सिंध जो है वो उन्होंने कांटेक्ट किया हमें, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर उसके बाद एक दफ़ा हमारे पास आए, वहां पे उन्होंने जो है वो अपनी एक खास किस्म की बात की और ये गवर्नर से जो इंटरेक्शन था ये एक अबूरी इंटरेक्शन था, वहां पर कोई मज़ाकरात हमारे नहीं हुए। फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपनी टीम के साथ आए और उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार किया और नीचे उन्होंने मीडिया के सामने भी इस बात का इजहार किया कि हमें जो है वो तमाम इकाइयों को एक साथ मिलकर शहर के रहने वाले और तमाम लोगों को मिलकर शहर की बका के लिए, लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। बात अभी यहीं तक है। इसके आगे जो है फर्क भी हमारी मीटिंग्स होनी है, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क यह कि जो बातें हम 7 सालों से सुनना गवारा नहीं करते थे, हमने उसको सुनना अपने आप को किसी को अलाउ ही नहीं किया कि हमारे सामने ये बात करे, वो हमने अब अलाउ किया है और अब हम उस बातों को सुन रहे हैं और उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। और वो वजह से उसकी यही है कि अच्छा, इसमें हो सकता है अगर मेरी आप जात पूछे तो मेरी अना तो ये कहती है या मेरा ईगो ये कहता है कि भाई बिल्कुल इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल जो है वो हमने जो स्टैंड किया उसके ऊपर बिल्कुल खड़े रहना चाहिए और हमें चाहे कुछ भी नताइज भुगतना पड़े। लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल जाती ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ईगो की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं जो है वो इज्तिमाई फायदे या इज्तिमाई नुकसान की बात देखूं तो अगर मेरे ईगो को हर्ट करके, मेरी जात को हर्ट करके, मेरी अना को हर्ट करके वो लोगों का, 3 करोड़ लोगों का, शहर वालों का फायदा, उससे पाकिस्तान का फायदा होता है, तो मैं अपनी ईगो को, अपनी अना को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये है सिचुएशन आज तक। तो आगे उसकी शक्ल क्या बनेगी मुस्तफा भाई? उसकी शक्ल क्या बनेगी? मतलब वो ये सारी एफर्ट्स जो हो रही हैं, ये इंतखाबी इत्तेहाद के लिए हो रही हैं, किसी सियासी इत्तेहाद के लिए हो रही हैं, किसी कलील मुद्दती, तवील मुद्दती, या इंजमाम का मामला है? देखिए फात भाई, ऐसा है कि इन चीज़ों के मराहिल अभी आने हैं। एक चीज़ बिल्कुल तय है कि हमने कोई प्री कंडीशंस नहीं रखी, हमने अपने आप को ओपन रखा है कि आइए बैठकर बात करते हैं। और ये वाली बात हमारी तरफ से, ये बात करने का सिलसिला तो हमेशा से ही रहा था। हमने किसी के कोई बंदे नहीं मारे, खुदा न खास्ता, हमने कोई जो है वो लोगों को कत्ल नहीं किया है, खुदा न खास्ता के जो है वो हम जानी दुश्मन हो। हमारा इख्तलाफ था और आपको पता है कि मैंने इख्तलाफ कोई मुनाफकत के तौर पर नहीं किया, खुलकर मैंने कोई अपनी बात दिल में नहीं रखी है। मैंने तो खुलकर मुखालफत की है 7 सालों तक, उसमें मैंने कोई मुनाफकत नहीं की। अगर आज मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूं, इसमें भी कोई मुनाफकत नहीं है। मैं मुफाहमत की बात
प्री कंडीशंस के साथ नहीं कर रहा। तो बात अभी होना बाकी, आप जो सवाल कर रहे हैं इनके जवाब आ जाएंगे। हमारी हमारी इंटरेक्शन वो जैसे ही बढ़ती है, इसके ऊपर कोई तय होता है, वो आ जाती है। आप बात करें कि ये कलील मुद्दती या तवील मुद्दती होगा, ये इंतखाबात के लिए अलायंस होगा या मर्जर होगा, वोटेवर। देखें, एक बात तो तय है ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंतखाबात जो अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान में अगर मैं चाहता हूं कि भाई कोई नया निज़ाम आए या कोई अच्छाई आए, तो वो तो डेफिनेटली जो है वो आपको मैंडेट लेकर ही जाना पड़ता है ना, मैंडेट लेकर जाना पड़ेगा। यकीनन पाक से जमीन पार्टी जब से बनी है 3 मार्च 2016 के बाद से लेकर 22 अगस्त 2016 तक, जब अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम थी और 22 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, तो उस दिन एमक्यूएम खत्म हो गई थी। लेकिन 23 अगस्त को एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, तो लोग कंफ्यूज हो गए, स्प्लिट हो गए। जो यहां पर देखें कराची की डायनेमिक्स क्या है, कराची में सबसे बड़ा वोट बैंक और चंक जो है उर्दू बोलने वालों का है, फिर पख्तूनों का है, सिंधियों का है, बलोचों का है, पंजाबियों का है, सराइकियों का। वो छोटे छोटे चंक्स हैं जो कि उस बड़े चंक के साथ अगर जुड़े तो एक पूरे शहर का मैंडेट बनता है। अगर ये बड़ा चंक जो है, इसमें भी 2-3 सवालात हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम एक एक करके, मेरे सवालात के जवाब भी इसी के अंदर आते हैं आपकी गुफ्तगू में। आप कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करते थे, इस बात को रद्द करते थे कि पतंग का निशान जब तक मौजूद रहेगा, बानी मुत्तहिदा की याद और जो उसकी आवाज़ है वो उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो अब आप पतंग के निशान को कबूल कर लेंगे अगर कोई मामला आगे की तरफ जाता है? फत भाई देखें, मुझे अपनी कही हुई सारी बातों को, आप जिस तरह आपको याद है, मुझे भी याद है, अगर हम भूल भी जाएंगे तो हमें मीडिया, लोग, रिकॉर्डिंग सब याद दिला रही होंगी। मुझे कुछ भी नहीं भूला हुआ, अपनी कही हुई सारी बात मुझे याद है। मैं जो है वो आज अभी शायद आपको, अभी क्या हो सकता है कि शायद आपको कैमरे के सामने तो बहुत सारी कुछ चीज़ों का शायद आपको जवाब चाहते हुए भी ना दे सकूं। जब हम आपके साथ बैठेंगे तो आपसे बात कर लेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी ये सवाल किया कि अभी क्या होना है, पतंग के निशान में जाना है, कोई और निशान होना है, हमने ये मराहिल अभी तय होना बाकी है। जब तय कर लूंगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर मैंने ये तय कर लिया कि पतंग के निशान के नीचे जाना, तो ये मैं आपको बबांगे धौल ये वाली बात बता रहूंगा। अच्छा, और मैं बोल रहा हूँ आगे थोड़ा सा आगे भी आते हैं मुस्तफा भाई। मैं सारी बात मैं कहता हूँ कि कुछ सवाल जी आप कीजिएगा। जी ठीक है। आप कर, मैं एक्चुअली लास्ट जो बात थी ना, अगर मैं 30 सेकंड में उसको 30 सेकंड से 40 सेकंड में अगर उसको कंप्लीट कर सकूं कि मैं वो जब स्प्लिट हो गया ना 2023 में, एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई और पीएसपी भी मौजूद थी, तो वाज़े तौर पर उर्दू बोलने वाला मैंडेट जो है ना वो स्प्लिट हो गया। देखें, और कुछ लोग मायूस होकर बैठ भी गए। तो वो याद इन तमाम 7 सालों में एमक्यूएम पाकिस्तान वाइप आउट हो जाती और एक मैंडेट आ जाता, या फिर हम वाइप आउट हो जाते तो एक दूसरी तरफ मैंडेट चला जाता। वो भी खत्म नहीं हुए, हम भी खत्म नहीं हुए। अब इस दोनों के स्प्लिट रहने का जो फायदा जो उठा रहे हैं और लोग प्लान कर रहे हैं, उससे बहुत सारी ऐसी पार्टी को जिसका यहां पर स्टेक नहीं है, उनको ये ख्वाब देखने लगे कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हम जो है वो यहां पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़कर को ले सकते हैं। ये मंसूबाबंदी हो चुकी हुई है और हो रही है। चले इस मंसूबाबंदी के अंदर एक मंसूबाबंदी के मामला और भी है कि ये भी एक तासुर है। देखिए, मैं उन तमाम तासुरात की बात करूंगा कि जो आपकी मुलाकातों के नतीजे में लोग अखज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप जवाब देंगे तो तासुर या तो उस यकीन में बदल जाएगा या रद्द हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। क्या इस सारी ये जो खिचड़ी पकेगी, या आप कह लें खिचड़ी चले थोड़ा सा मुनासिब लफ्ज़ ना हो, ये कोई इत्तेहाद का मामला हो जाए, सब लोग आपस में बैठ जाएं, तो इनके कायद क्या आपके बानी कायद भी हो सकते हैं? नॉट एट ऑल। इसकी जो है वो कोई ना तो कोई बात है, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई डिस्कशन है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। गॉन आर द डेज, ये सिलसिला सारा खत्म हो गया। उनका एक टाइम था 40 सालों तक, और वो उन्होंने जो उस टाइम को बड़ी बदकिस्मती के साथ इस कौम को फायदा पहुंचाने के बजाय मुहाजिरों को नुकसान पहुंचाया है। कोटा सिस्टम खत्म करने के नाम पर बनने वाली पार्टी आज जो है वो 40 साल की कुर्बानी देने के बाद, 8 दफा इलेक्शन जितवाने के बाद, 14 साल गवर्नर रखने के बाद, और वजीर आजम जो है वो 9-0 पर आ जाता था, एक फोन कॉल पर वक्त का वजीर आजम, शहर बंद हो जाता था एक आंख के इशारे से, शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गया, लोग लापता हो गए। उस सारी चीजों के बाद आज जो कोटा सिस्टम पहले से ज्यादा भयानक शक्ल में है। वो भयानक शक्ल क्या है कि 40% जो शहर का कोटा होता था कराची हैदराबाद का, ये पीपल्स पार्टी उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही, उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर जो उस कोटे भी जो उसे लोगों को महरूम रख रही है। पीने का पानी आता था, नहीं आता, कचरा उठता था, अब नहीं उठता, लाइट आती थी, नहीं आती, लोग जो जॉब लेने यहां आते थे
अब यहां से बाहर जा रहे हैं, तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और उनके पास पावर दी थी ना अल्लाह ताला ने। देखिए उन्होंने, वो आज वहां से बैठकर आवाज लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुम अपनी सरहदें मेरे लिए खोलो, मेरे साथियों के लिए खोलो, मैं और मुझे सियासी पनाह दो, मैं इंडिया में आकर अपनी असाइलम क्लेम करना चाहता हूं। ये जिनकी आप बात करें उनकी मैं वीडियोस मौजूद हैं। वो इंडिया के फौजियों के मरने पे जो है वो कहते हैं ये शहीद हैं। वो कहते हैं रॉ को आवाज लगा के कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराया जाए। वो जीएस सिंध के इस वक्त बानी कायदे तहरीक जीएस सिंध के अनाउंस किया कि सिंधु देश के वो बानी और कायदे तहरीक हैं। हमने पूरा सारा टाइम देख लिया। मैं अपनी बात कोई नहीं करना चाहता, लेकिन एक टाइम होता है। अब देखें, पहले उनकी ताकत इसलिए थी कि यहां पर उनकी कॉल पर कोई हथियार उठाने के लिए नौजवान तैयार था। अल्लाह का शुक्र इन 7 सालों में हमने कराची के नौजवानों के दिल और दिमाग पर काम किया और उनको अपने सामने बिल्कुल खुलकर मुनाफकत किए बगैर उनके सामने ऑप्शंस रखे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, आज कॉल वो आज भी देते हैं, मारने मरने की बात वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने पर कोई हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिलसिला जो है वो कोई कहीं से इसकी डिस्कशन भी नहीं है। ये तो चंद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करते हैं, जिनका यहां से ताल्लुक भी नहीं, वो बाहर बैठ कर सारी बातें कर रहे हैं। आ जाएं यहां पर स्ट्रगल करें और अपनी जगह बनाएं। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन सवाल एक आपके पास मुस्तफा कमाल साहब छोड़ के जा रहा हूं कि आपका जो इत्तेहाद जिनसे अगर हो सकता है, यानी कि जो भी बातचीत चल रही है, खालिद मकबूल साहब तो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत में, अमीन उल हक साहब वजीर हैं उसी हुकूमत के अंदर। जिस हुकूमत के हवाले से आपकी अब तक की जो 10 मिनट की गुफ्तगू थी, मैंने अखज़ किया कि सारी जद्दोजहद, सारा इत्तेहाद, सारा इंजमाम की कोशिशें, शहर के हकूक़ की बात ही पीपल्स पार्टी के हवाले से है। तो पीपल्स पार्टी के साथ एक जानिब इत्तेहाद भी है, दूसरी जानिब जो है वो ये नाराज़गी भी है और इत्तेहाद बनाकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या मामला आते हैं, ब्रेक के बाद पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक सवाल ब्रेक से पहले आपके पास छोड़कर गया था कि पीपी के साथ तो खालिद मकबूल साहब की पार्टी इत्तेहाद में वजीर भी हैं, उन्हीं के हवाले से आपकी 10 मिनट की गुफ्तगू भी थी कि जिसमें आपने बताया कि ये इत्तेहाद इंजमाम जो भी बनेगा वो इसलिए है कि पीपल्स पार्टी ने शहर कायद के साथ ज्यादतियाँ की। देखिए, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ और उनके रवैयों के खिलाफ जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे पास आए थे कि वो 9 जनवरी को एक डिलिमिटेशन के खिलाफ जो है वो एक एहतजाजी रैली निकालना चाहते हैं। और अभी हालिया जो बयानात और बातें हैं आप देख रहे होंगे मीडिया पे और तमाम चीज़ों पे कि पीपल्स पार्टी के से मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर किस तरह के संगीन इंतजाम लगा रहे हैं। देखिए, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं आज बैठकर इस तमाम इनके अख्तलाफात को एक्सप्लॉइट करूँ और ख़ूब जो है वो बैशिंग करूँ और ख़ूब जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये ऑप्शन क्रिएट होता है कि हम किसी एक कमरे में बैठकर इन तमाम बातों को डिस्कस कर सकें और इसके ऊपर जो सही बात है वो बात कर सकें और मनवा सकें इनसे कि भाई जो रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए वो ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों का फ़ायदा होगा, आवाम का फ़ायदा होगा। और हम उस तरफ इसलिए तमाम ये कोशिशें हो रही हैं कि अगर ये मसाइल हैं तो भाई हुकूमत में एमक्यूएम मौजूद है, एमक्यूएम की आज एक पावर है, एमक्यूएम जो है वो इस वक्त जो है वो मेकर है, एमक्यूएम की 2 सीटों से हुकूमत चल रही है, पहले भी हुकूमत एमक्यूएम की सीटों से चल रही थी। तो मजबूत फैसले करने की ज़रूरत है, इज्तिमाई फैसले करने की ज़रूरत है, अपनी ज़ातिया से बाहर निकल कर अगर ठीक फैसले करने की ज़रूरत है, अगर वो करेंगे और उसमें जो है वो अगर हमारी मदद और हमारी सपोर्ट दरकार होगी तो क्यों नहीं करेंगे फिर। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, कहानी वहाँ से शुरू होती है कि कामरान टेसूरी साहब नामजद होते हैं गवर्नर के लिए, वो गवर्नर लग जाते हैं। उसके बाद मैंने फ्रंट पेज पर एक अखबार के आपका बयान पढ़ा कि जिसमें आप खुशाइन करार देते हैं टेसूरी साहब के इस तकर्रुरी के मामले को। फिर बात आगे बढ़ती है, टेसूरी साहब पे एक इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से एमक्यूएम फारूक सत्तार और खालिद मकबूल के धड़ों में तकसीम हुई। फिर उसके बाद टेसूरी साहब ये तमाम काम शुरू करते हैं कि जो अब हमें नज़र आ रहा है कि जिसके ऊपर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और सवाल भी ये बन रहा है। तो कामरान टेसूरी साहब की आमद, तमाम लोगों का उसको वेलकम करना, उन लोगों का भी वेलकम करना कि जिन्होंने उनकी वजह से पार्टी को स्प्लिट किया था, उसके बाद आपकी तरफ से भी वेलकम करना, फिर टेसूरी साहब का इस जद्दोजहद के अंदर जो है वो जत जाना कि वो एक एक करके जो है वो तमाम लोगों के पास जाएं, यहाँ तक कि आफाक अहमद के पास भी जाएं जो काफ़ी अर्से से डिस्कनेक्टेड थे इस तमाम लोगों से, कि जो आप लोग तो साथ काम करते रहे 2-4 साल पहले तक, आफाक अहमद तो नहीं थे। तो इस सारे काम के पीछे एहसास ये होता है कि कोई है कि जो आपको बिठाना चाहता है, मिलाना चाहता है,
और कोई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता खास तौर पर रुकना चाहता है आम इंतखाबात में, इस सारे तासुर का जवाब आप क्या देंगे? देखिए, कामरान टिसोरी साहब जो ज़माने में गवर्नर बने, उनकी बड़ी लोगों ने उनके ऊपर एतराज़ात किए। तो मैं उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब भी बात कर रहे थे और लोग भी बात कर रहे थे कई, और सब लोग उनको बड़े अजीब नामों से बुला रहे थे। तो मुझे हम तो हमेशा जो है वो मजलूम के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो मैंने उस पर यह बात की कि भाई इमरान खान साहब या पीटीआई इनके ऊपर कैसे बात कर सकती है? उन्होंने अपने 4 सालों तक अपना चीफ मिनिस्टर बुज़दार रखा। तो मैं तो ये जानता हूँ, जो हमने बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस देखी और उनके जो वो कंडक्ट्स देखे हैं, तो कम से कम मैं इतना श्योर हूँ इस वाली बात पे कि बुज़दार साहब से तो ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं कामरान टिसोरी साहब, और उससे ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म करने वाले हैं कामरान टिसोरी साहब। अच्छी बात यह है कि कामरान टिसोरी साहब ने खुद को गवर्नर बनने के बाद गवर्नर हाउस की दीवारों के पीछे अपने आप को महसूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो रोड को हिट किया और वो बाहर निकले और उन्होंने तमाम लोगों से इंटरेक्शन की। और इसी हवाले से उन्होंने हमें भी जो है वो मदऊ किया, हमें दावत दी। हमने अपनी पहले नेशनल काउंसिल का इजलास, सेंट्रल कैबिनेट का इजलास किया, पूछा कि भाई गवर्नर के पास से मुलाकात की दावत आई है, क्या है कि हमें जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एमकेएम के गवर्नर हैं। सबने कहा कि भाई बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। हम गए, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ आए हमारे पास और उन्होंने यही इसी बात का इजहार किया कि देखें आज जो चैलेंजेस हैं शहर में और यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं, अगर हमें इसमें जो है वो जुड़ना चाहिए। जो बात हम पहले सुन नहीं सकते थे, सुनते नहीं थे, गवारा नहीं करते थे, हमने बात सुनी और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस शुरू किया। हमने कहा ठीक है भाई, तो क्या होना चाहिए। फिर इसी के फॉलोअप में फिर उसके बाद डेफिनेटली अपने जाकर पार्टी के लोगों को ब्रीफ किया होगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से बात की होगी और उन्होंने बात की जो कि हमें बताया। उसके बाद तो फिर उसके बाद इनका डेलीगेशन, एमकेएम पाकिस्तान का डेलीगेशन आया था। आप जो बात करें कि ये क्यों हो रहा है, देखिए फाद भाई, वेरी सिंपल। अगर फर्ज करें कि यहाँ पर जो मैंडेट 14 सीटों का पीपल्स पीटीआई के पास है और पीपल्स पार्टी जो प्लान कर रही है और जो जमातें, तो हम क्यों ना ये प्लान करें कि भाई हम इनके मैंडेट को हम अपने हक में कन्वर्ट करें। इसमें भाई सियासत इसी का तो नाम है। हम क्या और माहौल बनाएं उनके लिए कि भाई उनके 14 सीटें अब 18 हो जाएं या वो 14 ही रहें और ज़्यादा बढ़ जाएं। भाई हम सियासत कर, हम तो आइसक्रीम तो नहीं बेच रहे, हम भी सियासत कर रहे हैं। तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इलेक्शन और हालात और सियासत तो होती है कि भाई आप अपनी कैसे अपने मैसेज को फैलाएं और क्या ऐसे इकदाम करें। जब पीटीआई को मैंडेट देने के लिए पूरे पाकिस्तान को के सर को कुचला जा सकता है, तो इस पीटीआई के मैंडेट को जेन्युइन तरीके से वापस लेने के लिए, जो कि जिसमें उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया है, उस पे जो है वो बातचीत पार्टियां क्यों नहीं कर सकती। तो अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, अभी नजर नहीं आती, एक सवाल और रह गया, नजर नहीं आती। एक सवाल अब इसमें और रह गया है कि क्या माजी में ऐसा हुआ कि पीटीआई के साथ मिलने के लिए आपको कहा गया, किसी से की जानिब से भी कहा गया, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्या कभी आप पे कोई दबाव या तजवीज़ ऐसी आई कि आप पीटीआई के साथ मिल जाएं, पीटीआई को सपोर्ट करें, पीटीआई के साथ अपना इंतखाबी अलायंस कर लें, या पीटीआई के साथ पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय कर लें? 10 महीने मुसलसल, 10 महीने, 1-2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, 10 महीने। कब की बात है? 2019 के आखिर से लेकर मिड 2019 के एंड के आखिरी महीनों से लेकर, मेरे पास एग्जैक्ट डेट है बाकायदा, और 2020 के मिड तक जो 10 महीने हम पर मुसलसल ये कोशिश की गई, कई दफा पे दर पे मीटिंग्स के अंदर, कि हम जो है वो पीटीआई में मर्ज कर लें, पीटीआई में मर्ज हो जाएं। इमरान खान साहब को अंदाजा हो गया था कि 14 सीटें जीतने के बावजूद भी वो कराची उस तरह से नहीं चला पा रहे, नहीं उनके पास सारा है, और उनको डेफिनेटली हमारी जो लेगेसी है काम की, हमारा जो एक हमने अपनी पार्टी हमारी फिजल आउट नहीं हुई 2018 के इलेक्शन के बाद। हमने बड़े बड़े उसके बाद जलसे किए, ना मसाइब हालात में रहने के बावजूद हमने अपने आप को इंटैक्ट रखा, हमने अपनी बात हर तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते रहे। तो 2019 से 2020 तक 10 महीने हम पर ये काम हुआ, लेकिन हमने डेफिनेटली बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही बर्दाश्त से, सिंसियरिटी के साथ जो है तमाम चीज़ों को सामने रखकर जवाब दिया और जवाब देते रहे कि भाई ये फीजिबल नहीं है, आपके हक में बेहतर है ना हमारे हक में बेहतर है, और हमने ये बात नहीं मानी। आपकी शमूलियत के लिए बात हो रही थी, पार्टी को जम करने की बात हो रही थी, आपके साथ पूरी पार्टी को ले जाने की बात हो रही थी, पूरी पार्टी को, मुझ समेत पूरी पार्टी को जम करने की बात हो रही थी। अच्छा, हर जगह अगर इमरान खान साहब जम करने की बात करते हैं, बाप पार्टी को वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जम हो जाएं, पीएसपी को कहते हैं हमारे साथ जम हो जाएं, परवेज इलाही साहब को कहते हैं कि जी आप अपने टिकट को छोड़ें, आप हमारे साथ जम हो जाएं,
तो कुछ खान साहब के ऊपर भी तबसरा हो जाए, क्योंकि पहले जो आपने तबसरा किया था उसको लोगों ने काफ़ी सराहा था कि जो आपके हम ख्याल हैं पाकिस्तान में, चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, तो इस पर भी कुछ तबसरा हो जाए कि इमरान खान साहब हर किसी को जम क्यों करना चाहते हैं, अलायंस बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? फवाद भाई, बहुत बदकिस्मती है और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया था कि वो अपनी सारी पॉपुलैरिटी की हदों को और क्रॉस करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना डालते। लेकिन मैं समझता हूँ कि रब का ये निज़ाम है कि वो एक्सपोज किए बगैर मारता नहीं है। अच्छाई को भी एक्सपोज किए बगैर, नहीं दुनिया को बताए बगैर इंसान को मारता नहीं है, और बुराई को भी एक्सपोज किए बगैर मारता नहीं है। इंसान अगर तौबा ना करे और रब से लड़ाई करता रहे तो फिर रब जो है वो उसको ऐसी जगह ले जाकर एक्सपोज करता है अल्लाह ताला कि वो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। आज जो पीटीआई को, और इसके लिए अल्लाह ताला कोई जो है वो कोई सींगे नहीं निकालती इंसान की, कोई मत मारी जाती है इंसान की तो इंसान की कोई सींगे नहीं निकलाती। इंसान उस इंसान से ऐसे काम कराता है, अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुद काम कराता है कि वो अपना गड्ढा खुद खोद रहा होता है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब से कोई मत, जैसे कहते हैं ना कि मारी गई है, अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें करा दी कि शायद कोई दुश्मन भी अरबों डॉलर खर्च करने के बाद उनके साथ वो बुराई नहीं कर सकता था जो उन्होंने खुद से अपने लिए कर डाला है। मुझे ये बात पिछले जब हम जहाँ थे हम यही चीज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहते थे, बताते थे, समझाते थे, लेकिन वो इस सारी चीज़ों पे समझने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह ताला ने उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए, ऐसी ऐसी बातें करवा दी कि कोई दुश्मन भी उनसे ये काम नहीं करवा सकता। ठीक हाल मैं आज देखता हूँ कि इमरान खान साहब ने के साथ भी ये हुआ है, और मैं उनका फ्यूचर नहीं देखता। और यहाँ से और ये साफ पता चलती है ये वाली बात, अब तो पता चल गई ये वाली बात। चले भाई उनका माजी जो था, लेकिन उन्होंने तो पिछले 4 सालों में भी तौबा नहीं की, लोगों को झूठ बोला, सामने आकर अलग फेस दिखाया है, पीछे जो है वो सारी चीजें करते रहे हैं और दूसरों को चोर कहते हैं, और अपने घर में जो है वो डकैती हो रही थी और सारी चीजें हो रही थी। तो बिल्कुल जो है वो एक 180 डिग्री का तजाद है कॉल और फेल में। और मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को आगे जो है वो कोई जगह देता है, बल्कि उनको शोहरत और उनको रुतबे देता है, इसलिए कि वो उन शोहरत और रुतबों पे लाकर उसको दिखाए अल्लाह ताला कि रुतबे और शोहरत जो है वो किसी को रुसवाई से और जिल्लत से नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमल साहब, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद बहुत सारे मामला हैं। इमरान खान साहब कौमी सियासत का साथ कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, क्या होगा उसके अंदर, क्या इंतखाबात होंगे, इंतखाबात अगर होते हैं तो दोनों पार्टियां मिलकर इंतखाब में जाएंगी या जो है वो एहतजाज करेंगी, और इंतखाबात के बायकाट का भी कोई रास्ता मौजूद है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, तकरीबन एक हफ़्ता अगर हम अंदाज़ा करें तो रह गया इंतखाबात के अंदर, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर। MQM की जो दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन से वो भी तकरीबन मुस्तरद हो गई है। तो अब MQM के पास जो ऑप्शन हैं वो ये है कि एक तो 9 तारीख को एहतजाज कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो बाइकआउट कर दें, कहें कि इस निज़ाम के तहत, इन हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात में नहीं जाते। जो भी कुछ करेंगे उसमें आप किस हद तक उनके साथ होंगे, एहतजाज में कहाँ तक साथ होंगे, इंतखाबात में कहाँ तक साथ होंगे, और अगर बाइकआउट होता है तो बाइकआउट के रास्ते की तरफ आप भी चलना पसंद करेंगे या आप अपना रास्ता अलग करेंगे उस खास मामले के ऊपर? फाद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक हम जो है वो हमारी शायद बात हो, आज तक अभी हमारे पास कोई बात हुई नहीं है। मुझे MQM के प्लान्स का बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि हमसे अभी इस तरह की कोई मीटिंग हुई नहीं है। और हो सकता है कि शायद आगे आइंदा चंद एक आध दिनों में कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो तो मैं ज़रूर इस वाली बात पर बताना, एक्सप्लेन कर रहा और आपके साथ शेयर करना की पोजीशन में होगा। जहाँ तक इंतखाबात की बात है, ये तो मजाक बन गया सिंध में खासतौर पर, और बल्दियाती इंतखाबात पूरे पाकिस्तान भर में इतनी सारी डेट्स आई, लोगों का कितने कैंडिडेट्स का इंतकाल हो गया है, कितने लोग जो है वो लाखों लोग जो 18 बिलो थे वो अब 18 इतनी दफ़ा डिले हो गया कि जब ये शुरुआत हुई थी तो 18 साल का नहीं थे, अब वो वोटर बन गए 18 साल के हैं। फिर इलेक्शन कमीशन में 2 वोटर लिस्टें जो है ऑथेंटिकेटेड 2 वोटर लिस्टें एंडोर्स, वो डबल 2 लिस्टें चल रही हैं इलेक्शन कमीशन की, और दोनों जो है वो ऑथराइज लिस्ट हैं। तो इतना कन्फ्यूजन है, इतनी कन्फ्यूजन है सारी चीज़ों में कि बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर से एक आम आदमी का एतबार ही उठ गया। फिर डेफिनेटली ये बात, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डीलिमिटेशन के हवाले से बड़ी सीरियस बात तो है, अगर वो MQM भी कर रही है तो बात तो सीरियस है कि भाई एक, और वो सामने की बात है सारी कि भाई 30,000 एक हल्के में 30,000 उसी शहर में, एक यूनियन काउंसिल जो 90,000 पे है, 80,000 पे, 1,20,000 पे। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से बहुत सारे यूसीज को हटा दूसरी
गए हैं, वहां पे यूसीज की ये सारी जेरी मैंडरिंग है उनके अपने हाथ की हुई हुई है। तो इस सिचुएशन में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या अभी जो है वो हम अभी तय करने जा रहे हैं। इन 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 बातों का फैसला जो है वो अगले मैं समझता हूं कि 2 से 3 दिनों में होना बाकी है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, अब थोड़ा सा बात कर लें मुल्क की सियासत के ऊपर भी। खान साहब एक तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा साहब के ऊपर कि उन्होंने मेरे कत्ल का प्लान बनाया, चले ठीक है, उसके ऊपर भी कोई आप रद्दमल देना चाहें। लेकिन इस वक्त जो कराची को मसाइल, कराची को ख़ास तौर पर मैं मसाइल इसलिए कहता हूँ कि कराची किसी और शहर के मुकाबले में ज़्यादा ज़ख्म रसीदा है, वहाँ के शहरियों को ज़्यादा परेशानी है, सड़कें नहीं हैं, रोड रास्ते नहीं है, मतलब कौन कौन सी बात है कि जिसको हम यहाँ पर मौजू बनाएं और वो फिर बात मुकम्मल हो जाए। ज़ाहिर है कि वक्त बहुत थोड़ा है उस हवाले से। तो उन तमाम मामलात में आप समझते हैं कि इस हुकूमत के अंदर भी मामलात को आगे बढ़ाने की कोई पेशरफ नहीं हुई, या पिछली हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी थी क्योंकि उनके पास मैंडेट भी था? जो आपने खान साहब की, जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात की है कत्ल के इल्ज़ाम वाली, मैं आपको कैटेगोरी की ये बात कहना चाहता हूँ और अपनी दानिश में कि खान साहब ने जितने जितने नाम लेकर अपने कत्ल के इल्ज़ामात लोगों पर लगा चुके हैं ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुद बहुत ख़तरे में डाल दी है। दुनिया के में जो दुश्मन बैठे हुए हैं पाकिस्तान के और एजेंसीज बैठी हुई हैं, दुश्मन एजेंसीज, पता नहीं उन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए होंगे कि कोई भी जाकर खान साहब को मारे, कोई भी बाहर का दुश्मन, और उन्होंने पहले ही इल्जाम लगा रखा है पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों पे, और लोग उस पर यकीन करेंगे कि भाई वो तो खान साहब पहले कह चुके हैं कि फला मारेगा फला मारेगा। तो उन्होंने अपनी जिंदगी और वनरेबल कर दी है, और वनरेबल कर दी है, अपने लिए दुश्मनों को ऑप्शंस दे दिया है कि कोई भी आए और मारे, और इल्जाम जो है पाकिस्तान के साहब का आर्मी चीफ पे जाएगा, मौजूदा जो है वो जर्नलों पे जाएगा और फला जगह पे जाएगा, और मुल्क में एक ऐसा कियोस क्रिएट होगा कि तबाही बर्बादी के दाने पे जाएगा मुल्क, कि जो दुश्मन जो है वो बड़ी बड़ी जंगें करने के बाद भी वो मकासद हासिल नहीं कर सकता। जो खान साहब ने अपॉर्चुनिटी, अपनी जिंदगी भी खराब कर दी है और पाकिस्तान को भी खतरे से दो चार कर दिया है। अब कोई भी दुनिया में इनके कत्ल का मंसूबा बनाएगा, भाई ये तो कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं है ना। हमें पता है कि एजेंसियां एक दूसरे ममालिक में काम करती हैं, उन्होंने लोग खरीद रखे होते हैं, उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स बनाए हुए होते हैं। कोई भी आकर इनको जो है खुदा ना खास्ता मारे, मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, लेकिन कोई भी आकर आज उसको खुदा ना खास्ता इमरान खान को नुकसान पहुंचाता है। सारी एफआईआर इमरान खान साहब ने दुनिया को पहले ही बता रखी है कि मुझे मारेगा कौन। मारने वाला शायद ना मारे जिसके वो नाम ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं सोचने वाले भी मारने के लिए जो है वो तैयार हो चुके होंगे। ये अच्छी बात नहीं, उनकी अपनी जात के लिए खतरे की बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये आप जो बात करें कराची के हवाले से, यकीनन पिछली हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। उनको यहां से मैंडेट मिला था, 14 सीटें मिली थी, गवर्नर था, सदर था, यहां पे वो इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़े थे, और उन्होंने 4 सालों तक जरदारी साहब से मफाहमत करके इलेक्शन अपनी हुकूमत चलाई है। वो सिर्फ मुंह से फायर करते थे बस खड़े होकर, और मारने मरने की और चोर डाकू की बात करते थे। खुली छुट्टी दे रखी थी उन्होंने पीपल्स पार्टी को, और उसका आपको इंडिकेटर यह है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के वोट से उनका अकलियत में रहने के बावजूद उनका सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होता है, और यहां पर कोई रोक टोक नहीं थी किसी को। पीपल्स पार्टी को जो चाहे वो करें, खुला खाएं, सब चीजें करें, सब चीजों की उनको जो है उस पे। तो खान साहब की बिहाइंड द कर्टन बड़ी मुनाफिकाना किस्म की जो है वो पॉलिसी थी, और वो जो है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और उनका गठजोड़ था। एक ही शर्त थी जरदारी साहब से कि तुम नवाज शरीफ के साथ हाथ नहीं मिलाओ, बस बाकी जो है वो तुम उधर से तुम वहां बैठे रहो, तुम वहां से मुझे बुरा कहते रहो, मैं यहां से तुम्हें बुरा कहता रहूं, और ना मैं तुम्हें तंग करूंगा ना तुम मुझे तंग करना। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप इन मसाइल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो अभी कराची के मसाइल हैं, इसमें मौजूदा हुकूमत का भी कोई किरदार है? देन डेफिनेटली 15 सालों से हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है ना। यहां पर हमने इमरान खान को पिछले हुकूमत में कराची के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि वो मसीहा बनकर आएंगे और इनसे जान छुड़ाएंगे। वो मसीहा क्या बनते, वो पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। मैं अर्ज कर रहा हूं अपने मैंने पहली बात पे, वो पार्टनर्स इन क्राइम बन गए, और फिर एमक्यूएम को अपना रोल प्ले करना चाहिए था। एमक्यूएम के पास बड़ी डिसाइसिव किस्म की पावर थी। वेरी अनफॉर्चुनेटली कि एमक्यूएम भी अपना वो रोल प्ले नहीं कर सकी। मुस्तफा ये फरमाइएगा, खान साहब कहते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल जो है वो आम इंतखाबात के अंदर है, क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है। आप भी ये समझते हैं कि आम इंतखाबात से कराची के मसाइल भी हल हो सकते हैं?
इमरान खान साहब ने 2018 से पहले भी यही अर्ज किया था कि मुल्क के मसाइल का हल जो है वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देना है, सारे मसले हल हो जाएंगे, डॉलर नीचे चला जाएगा, लोन सारे अदा हो जाएंगे, 200 अरब डॉलर मुंह पर मारेंगे, करप्शन खत्म हो जाएगी 90 दिनों में, और जो है वो लोकल गवर्नमेंट का बड़ा आइडियल किस्म का निजाम आएगा, चोर बिहाइंड द कर्टन जाएंगे, रियासत मदीना बनेगी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक भी चीज नहीं हुई, एक्सपोज हो गए। मजबूत इमरान खान साहब, मजबूत एस्टैब्लिशमेंट, मजबूत सपोर्ट, कोई अपोजिशन नहीं। जब उस वक्त नहीं हो सका तो भाई आज तो पाकिस्तान जो है वो इट्स इन अ डीप 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 ट्रबल राइट नाउ। इस ट्रबल वाले पाकिस्तान को इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में अगर हो भी जाते हो तो जीत कर कैसे सही कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई फॉर्मूला नहीं है उनके पास। उनको एक नशे की आदत पड़ी हुई है, वजीर आजम के बनने का नशा जो है वो उनके पास से जाकर नहीं दे रहा। भाई ये हुकूमत जो है वो आईनी तरीके से आपको उन्होंने जो है वो बेदखल किया, आपके नंबर्स पूरे नहीं थे। अब वो सारा उसके बाद आपके किए का ब्लेम भी इसके ऊपर आ गया सारा कि भाई इकोनॉमी जो है नहीं संभाल सके। अब ये सारा ब्लेम लेने के बाद ये क्यों कराएंगे इलेक्शन? भाई आपके सिर्फ कहने पे ये क्यों कराएंगे आपके इलेक्शन? भाई ये तो अपनी रिकवरी करेंगे ना, ये पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, अपनी रिकवरी करेंगे, वो आईनी मुद्दत पूरी करेंगे ताकि लोगों को जाकर बता सकें कि भाई हमने पाकिस्तान बचाया भी और अब हम पाकिस्तान को स्टेबल करके लेकर आए। तो क्यों इनको जो है वो आप सिर्फ बोलेंगे तो क्यों इनको इलेक्शन करा देना चाहिए? बिल्कुल भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो नहीं कराएगी। आप जब कमजोर तरीन सिचुएशन में बैठे हुए थे, जब आप इनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो बिल्कुल ये तो बड़ी रेटोरिक्स वाली बात है। भाई क्यों मानी जाए बात? और इनके बोलने से तो और ज्यादा नहीं मानी जानी चाहिए बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त का। बहुत तफसील के साथ उन तमाम बातों के ऊपर, उन तमाम राजों के ऊपर से पर्दा हटा कि जो आज से पहले हमें ये लगता था कि इत्तेहाद हो रहा है, इंजमाम हो रहा है, किसके कहने पे बातचीत हो रही है, कौन बातचीत करवा रहा है, पीटीआई क्या चाहती थी, पीटीआई और पीएसपी को इंतखाब और इत्तेहाद की दावत कब देती रही, उन तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस एक ही दुआ के साथ प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे कि जो कुछ भी होना चाहिए कराची के लिए, कराची से बढ़कर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जा दिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।